नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम इस क्लास में इन्वायरमेंट का एक टॉपिक लेंगे। यूजीसी नेट समाजशास्त्र के पहले पेपर में भी है, सेकंड पेपर में भी है, ज्योग्राफी में तो है ही है, और आजकल कोई एक ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इन्वायरमेंट से संबंधित प्रश्न ना पूछे जाए। चाहे यूपीएससी हो, छोटे से लेकर हर बड़ा एग्जाम है, उसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। और उनमें भी पोल्यूशन है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और हम गलतियां कर जाते हैं। इनकी बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं। ऐसा लगता है कि वायु प्रदूषण में हम क्या पढ़ेंगे, लेकिन छोटी छोटी बारीकियां हैं और वो हम नहीं करते हैं। इस वजह से हमारे क्वेश्चन है वो गलत हो जाते हैं। तो आज ये क्लास मैं नहीं लगा रहा हूं, हमारे प्रोफेसर हैं ज्योग्राफी के कैप्टन अरुण सहरिया, और उन्होंने एक एक चीज़ आपको वो पोल्यूशन पे बताएंगे। और जितने भी पोल्यूशन आज हम वायु प्रदूषण दे रहे हैं, उसके अलावा आगे जैसे है 3-4 क्लासें हैं वो होगी। और ये करने के बाद में कम से कम अपना पोल्यूशन से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो इसी प्रकार से जो इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक हैं, कुछ पॉलिटिकल के अपने सोशोलॉजी के अंदर टॉपिक हैं, तो उनको भी कोशिश करूँगा कि मैं जो प्रोफेसरगण हैं हमारे पास, क्योंकि करवाने को तो मैं भी करवा सकता हूँ, लेकिन वो जो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं वो अपने से ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। इसलिए आज की क्लास है वो कैप्टन अरुण सहरिया, एनसीसी में कैप्टन हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, और जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी डिटेल के अंदर वो चीज़ों को बताते हैं। तो स्वागत है डॉक्टर अरुण सहरिया जी का। नमस्कार, मैं हूं कैप्टन डॉक्टर अरुण सहरिया, प्रोफेसर ज्योग्राफी और एनसीसी प्रभारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं जो हमसे बहुत गहरा संबंध रखता है। ना सिर्फ हमसे बल्कि आने वाली पीढ़ियों से भी बहुत गहरा संबंध रखता है। आप सब जानते हैं वो टॉपिक है पॉल्यूशन, प्रदूषण। पृथ्वी जो कि हमारा घर है, यदि हम इसको सही नहीं रखेंगे, इसका ध्यान नहीं रखेंगे, तो ये भी हमारा ध्यान नहीं रखेगी। अगर मानवता ज़िंदा रहनी है, मानव को ज़िंदा रहना है, इंसानियत ज़िंदा रहनी है, और इस पृथ्वी पर मानव को बचे रहना है लंबे समय तक, तो हमें अपनी पृथ्वी का, अपने पर्यावरण का, अपने एनवायरनमेंट का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एनवायरनमेंट ख़राब हो जाए और हम बच जाएं। यदि एनवायरनमेंट और पृथ्वी को कोई नुकसान पहुंचेगा तो हमें भी नुकसान पहुंचेगा। इसलिए अगर हमें बचना है तो हमें अपनी पृथ्वी और अपने एनवायरनमेंट के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी होगी और उसकी समस्याओं को गहराई से सोचना होगा, और ख़ासकर वो समस्याएं जो हमने खुद पैदा की हैं। आज का टॉपिक प्रदूषण है। हालांकि बहुत आसान और साधारण टॉपिक है, बचपन से आप पढ़ते आए हो, लेकिन हम कुछ फैक्ट्स और कुछ तथ्य इसमें देखेंगे आज। पहले बात करें प्रदूषण क्या चीज़ है। प्रदूषण कुछ भी नहीं है। प्रदूषण प्रकृति ने जो अपना बैलेंस बनाया हुआ है, जो अपना संतुलन बनाया हुआ है, जब हम या किसी प्राकृतिक घटना से उस संतुलन में गड़बड़ी हो जाती है, ऊपर या नीचे, किसी भी चीज़ के ऊपर या नीचे आने से गड़बड़ी हो जाती है, तो फिर उसे प्रदूषण का नाम दिया जाएगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई तो भी प्रदूषण, और ऑक्सीजन कम हो गया तो भी प्रदूषण। तो चीज़ ज़्यादा हो या कम हो, अगर हम उसके संतुलन से छेड़छाड़ करते हैं तो वो प्रदूषण कहलाता है। और आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि पोल्यूशन के कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख प्रकारों में से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन जिसको मृदा प्रदूषण के नाम से भी जानते हैं, ध्वनि प्रदूषण जो कि एक बिल्कुल अलग तरह का प्रदूषण है, रेडिएशंस जो कि होते हैं, परमाणु रेडिएशन हुआ या कोई और रेडिएशंस हुए, उनसे भी हमारा पर्यावरण बहुत ज़्यादा दूषित होता है। ये सब प्रदूषण, और इसके अलावा और कई भी प्रदूषण है। विजुअल पोल्यूशन है, दृश्य प्रदूषण है जो देखने में भी हमको गंदा लगता है। तो और भी कई तरह के प्रदूषण है, पर सांस्कृतिक प्रदूषण है, बहुत से प्रदूषण है। लेकिन आज हम इस टॉपिक में जो चर्चा करेंगे वो एयर पोल्यूशन पे करेंगे। प्रदूषणों की, बाकी प्रदूषणों के लिए भी हम अलग से कक्षाएं लगाएंगे, पर आज का प्रमुख विषय रहेगा
एयर प्रदूषण, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदूषण है, जो कि हमारी एयर से संबंधित है, हमारी सांस से संबंधित है। हमें सांस लेना है, हमें जीना है, और सांस की वायु अगर प्रदूषित होगी तो हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात आएगी। ऐसे माहौल में कहिए कि कैसे जिएंगे, कब तक। ऐसे माहौल में कहना कि जिएंगे कब तक, तेरी जहरीली हवाओं को पिएंगे कब तक इन जहरीली हवाओं को पी करके हम जिंदा रह पाएंगे। हमारी पीढ़ियां, हमारे बच्चे कब तक इन जहरीली हवाओं को पी करके जिंदा रह पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि एयर पोल्यूशन के बारे में बात की जाए, उसकी चर्चा की जाए, उसके नुकसानात के बारे में बात की जाए, उसे कैसे नियंत्रित किया जाए उसके बारे में बात की जाए। और ये एक महत्वपूर्ण विषय है, कोई हल्का फुल्का विषय नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि ये इतना गंभीर समस्या है, एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण इतनी गंभीर समस्या है। आप खबरों में सुन ही रहे होंगे दिल्ली की क्या हालत हो रखी है, सांस लेना मुश्किल हो रखा है। दिल्ली में गाड़ियां बंद करने की नौबत आ गई है, फैक्ट्रियां बंद करने की नौबत आ गई है, यहाँ तक के निर्माण कार्यों पर भी बैन लगा दिया गया है, सिर्फ वायु प्रदूषण के कारण। पूरे जनजीवन, सामान्य जनजीवन प्रभावित हो गया। जापान में सड़कों के किनारे जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक है, जगह जगह ऑक्सीजन चैम्बर लगा रखे हैं। लोग जाते हैं, किसी को दिक्कत होती है तो चैम्बर में जा कर के ऑक्सीजन लगाते हैं। क्यों? वायु प्रदूषण। बुजुर्गों की तबीयत खराब होती है, चैम्बर में जाके ऑक्सीजन लेते हैं। ट्रैफिक पुलिस वालों के पास चैम्बर लगे हुए हैं, वो बार बार घंटे 2 घंटे बाद जाके ऑक्सीजन लेते हैं। वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण ना सिर्फ चैम्बर बने हुए हैं, जगह जगह ऑक्सीजन चैम्बर्स बने हुए हैं, लोग तो ऑक्सीजन के बैग्स भी खरीदने लगे हैं। चलते फिरते अपने बार ऑक्सीजन का बैग रखते हैं, जहाँ दिक्कत आई थोड़ी सी ऑक्सीजन ली, आगे चले। क्या ऐसी दुनिया चाहिए हमें? इतनी खराब वायु चाहिए हमें? नहीं। इसलिए वायु प्रदूषण का जिक्र करना ज़रूरी है। अमेरिका में कई प्रदूषित शहर ऐसे हैं जहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ ज़ोर ज़ोर से हंसना मना है, यहाँ तेज़ चलना मना है, यहाँ एक्सरसाइज करना मना है, यहाँ दौड़ना मना है। कारण वायु प्रदूषण। आप जितनी ज़ोर से हंसेंगे, जितनी ज़ोर से बोलेंगे, जितनी तेज़ चलेंगे, उतना सांस अंदर लेंगे, और जितना सांस अंदर लेंगे उतना ही वायु प्रदूषण भी आपके अंदर जाएगा। तो ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है दोस्तों, पूरे विश्व की समस्या है। लोग मास्क लगाकर घूमते हैं, भारत में, दिल्ली में, जयपुर में, चेन्नई में, विश्व के अन्य शहरों में, सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से। एयर पोल्यूशन क्या है, आज हम इस मुद्दे पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप देखें एयर और विंड। विंड क्या चीज़ है और एयर क्या चीज़ है? आपको पता है कि विंड या एयर, वायु या हवा, वायु क्या है, एयर क्या है? सिंपल विभिन्न गैसों का मिश्रण, जिसे हम एयर के नाम से जानते हैं, जिसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ऑर्गन भी है। ये सब मिला करके एयर बनती है, और जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन हवा क्या है? जब यही वायु किसी निश्चित दिशा की ओर निश्चित गति से चलती है, तब ये हवा या विंड कहलाती है। कमरे में वायु है, कमरे में हम ये नहीं कह सकते कि हवा नहीं है। हवा नहीं, कि वो अगर नहीं चल रही है तो हम कह सकते हैं कि हवा नहीं है, लेकिन वायु नहीं है ऐसा नहीं हो सकता। अगर वायु नहीं है तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। तो विंड अलग चीज़ है, एयर अलग चीज़ है। जब एयर किसी निश्चित गति की और निश्चित स्पीड से निश्चित दिशा की ओर बहती है तो वो विंड कहलाती है, और विंड जो है वो हवा का ही एक रूप होता है। तो दोनों के बीच में फ़र्क होता है। एयर क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण जो है वो एयर है। आप जानते हैं कि विंड जो है उसमें और हवा में जो फ़र्क है वो गति का भी है, और जो वायु है उसमें आप पहले से ही जानते हैं कि इसमें 78.9% जो है वो नाइट्रोजन होती है, जिसको हम 79
78% भी कहते हैं। ऑक्सीजन 20.95% ऑक्सीजन है, जिसे अमूमन 21% भी कह सकते हैं राउंड फिगर में, सामान्य भाषा में 21% ऑक्सीजन है। तीसरी गैस महत्वपूर्ण, कई बार कंफ्यूजन होता है, ज़्यादातर लोग यही आंसर देते हैं कि तीसरी बड़ी गैस पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड चौथे नंबर की गैस है और तीसरे नंबर पर आती है ऑर्गन, 0.93% वायुमंडल में, बहुत कम है। और चौथे नंबर पर जो गैस आती है जिसका के जिक्र पूरी दुनिया में है, कार्बन डाइऑक्साइड। 0.03% हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। और आप देखिए कि ये 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड ने ही तहलका मचा रखा है। इसमें थोड़ी सी भी बढ़ोतरी होती है तो हमारे माथे पर शिकन आ जाती है, पर्यावरणवादी चिंता में पड़ जाते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो गई, और जबकि वायुमंडल में ये 0.03% तक मिलती है। इसमें लगातार बढ़ोतरी से हमारे पर्यावरण को नुकसान होता जाएगा। वायु और एयर पॉल्यूशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति पूरे दिन में लगभग 22,000 बार सांस लेता है, या 16 किलोग्राम एयर पूरे दिन में हम कंज्यूम करते हैं, एक आदमी। तो पूरे वातावरण में कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होनी चाहिए। हम इतने लोग हैं जो लगभग 7-8 अरब की जनसंख्या है, ये सारी जनसंख्या इस वायु का उपयोग कर रही है और वायु सभी को चाहिए। इसलिए वायु प्रदूषण एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। वायु पॉल्यूशन क्या है? वही जो हमने पहले बात किया, अवांछित तत्वों का प्रवेश, या वायुमंडल की जो फिक्स रेशो है, फिक्स अनुपात है इन गैसेस का, जिसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ऑर्गन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ओजोन भी है, क्रिप्टॉन भी है, नियॉन भी है, हीलियम भी है, हाइड्रोजन, सभी गैसें, इनके निश्चित अनुपात में जब परिवर्तन होता है, अवांछित परिवर्तन होता है, तो उसे हम वायु प्रदूषण के नाम से जानते हैं, उसे हम एयर पोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी हम इतनी ज़्यादा बात कर रहे हैं, हालांकि ये बुरी गैस नहीं है, आपको ये याद रखना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड में जब वृद्धि हुई थी तभी इस पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ था। अगर कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि नहीं होती तो इस पृथ्वी पर जीवन भी संभव नहीं होता। ये अलग बात है कि अब कार्बन डाइऑक्साइड जिस हिसाब से बढ़ रही है, उस हिसाब से वातावरण में ताप भी बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से फिर समुद्र का तर ऊंचा हो रहा है, और जो हमारे लिए खतरा है। इसलिए हमें चिंता है कि हम एयर पोल्यूशन से निपटें, एयर पोल्यूशन को रोकें, एयर पोल्यूशन की बात करें, एयर पोल्यूशन की चर्चा करें, और उसके बारे में जानें, और उसको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है उसके बारे में भी हम बात करें। अगर हम वायु प्रदूषण को के मुख्य वर्ग देखें तो मुख्य रूप से वायु प्रदूषण को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, कणीय तत्व, पार्टिकुलेट मैटर, छोटे छोटे कण, जिसमें के ठोस महीन कण, धूल, धुआं, कालिख, राख, सीसा, लेड जिसको बोलते हैं, पहले पेट्रोल में लेड होता था, फिर पेट्रोल से लेड निकाल करके उसमें बेंजीन डाल दिया। ये सब तत्व छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो बाद में लंग्स में जाकर के जम जाते हैं, फेफड़ों में जाकर के जम जाते हैं। फेफड़ों से एक और बात याद आई महत्वपूर्ण, कि दुनिया के फेफड़े किसे कहा जाता है? दुनिया के फेफड़े किसे कहा जाता है? लंग्स ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया के फेफड़े अमेज़न जंगलों को कहा जाता है, क्योंकि दुनिया की 30% के आसपास ऑक्सीजन अकेला अमेज़न के जंगल ही प्रोड्यूस करते हैं। पूरी पृथ्वी की जो ऑक्सीजन है उसका 30% के आसपास अकेला उस जंगलों से आता है, उस इलाके से आती है ऑक्सीजन। इसीलिए अमेज़न को हम दुनिया के फेफड़े या पृथ्वी के फेफड़े या अर्थ के लंग्स के रूप में जानते हैं। वहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको ऑक्सीजन आती है। तो ये जो ठोस महीन कण होते हैं, धूल, धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, कालिख, राख, सीसा, ये सब शरीर के अंदर फेफड़ों में जाकर के उनके छिद्रों को ब्लॉक करते हैं और उसे नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। चाहे वो सीसा हो, निकेल हो, कैडमियम हो, बोरिलियम हो, ये सब कणीय तत्व होते हैं, महीन ठोस छोटे छोटे पार्टिकल्स।
दूसरे प्रकार के अगर हम वर्ग की बात करें वायु प्रदूषण के, तो वो आता है रासायनिक प्रदूषण, केमिकल पॉल्यूटेंट्स। अब ये जो केमिकल पॉल्यूटेंट्स होते हैं, केमिकल पॉल्यूटेंट्स में आता है दो तरह से हम इसको देख सकते हैं। एक कार्बनिक, जिसमें मीथेन गैस है, बेंजीन है। अभी हमने जिक्र किया था कि पहले पेट्रोल में सीसा हुआ करता था, फिर सीसा रहित पेट्रोल बना, फिर उसमें थोड़ा सा बेंजीन डाला, और अब एथिलीन से भी पेट्रोल का प्रयोग किया जा रहा है। एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं कि शायद एथिलीन डालकर भी हम पेट्रोल तैयार कर दें और पेट्रोल में उसका इस्तेमाल किया जाए। अब ये जो प्रकार के रासायनिक प्रदूषक हैं, ये कार्बनिक प्रकार के प्रदूषक हैं, जिसमें मीथेन, बेंजीन और एथिलीन शामिल हैं। मैथीन के बारे में आपको बताएं कि मैथीन जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड का तो बेचारी बदनाम है, लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक मीथेन गैस है, और मीथेन गैस उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान करती है पर्यावरण को। मीथेन गैस के प्राकृतिक सोर्सेज भी बहुत हैं, आगे हम बात करेंगे मीथेन पर भी। तो कार्बनिक प्रदूषण में जो रासायनिक प्रदूषक हैं उनको दो प्रकार से आप बांट सकते हो, कार्बनिक और अकार्बनिक, जिसमें कार्बनिक में मैथीन, बेंजीन और एथिलीन शामिल है। दूसरा अकार्बनिक प्रदूषक जो है उनमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड इत्यादि। नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद है, 78.09% मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, लगभग 0.03 वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में मौजूद है। इसकी और वृद्धि होने से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, क्लोरीन गैस जो है ओजोन के लिए बहुत हानिकारक गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसमें क्लोरीन प्रमुख तत्व है। तो क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड इत्यादि गैसों को मिलाकर के ये अकार्बनिक प्रकार की रासायनिक प्रदूषक होते हैं। तो अभी तक हमने क्या जाना? अभी तक हमने जाना है कि वायु प्रदूषण क्या है और इसमें तत्व कौन कौन से होते हैं, वायु प्रदूषण के वर्ग कितने होते हैं। कणीय तत्व होते हैं एक, जिसको पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं, और रासायनिक प्रदूषक जिसको केमिकल पॉल्यूटेंट्स के नाम से जाना जाता है। हम और आगे चलते हैं। अब है सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण के स्रोत। प्रदूषण का कोई स्रोत तो होगा, कहीं से तो ये प्रदूषित हवाएं आ रही होंगी, कोई तो होगा जो इन हवाओं को नुकसान पहुंचा रहा है। कोई कार्रवाई, कोई घटना, कोई इंसिडेंट, कोई साजिश, कोई प्रयोग, इन सब चीज़ों को मिलाकर के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। अब कौन से सोर्सेज हैं जो हमें वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं, जो वायु प्रदूषण फैला रहे हैं इस पृथ्वी पर, इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं वायु प्रदूषण से? उनमें से हम देखते हैं दो भागों में इसको बांट सकते हैं हम सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन को। पहला है नेचुरल सोर्सेज और दूसरा है मैन मेड, यानी कि प्राकृतिक स्रोत और मानव जनित स्रोत। प्राकृतिक जनित स्रोत क्या है या प्राकृतिक स्रोत क्या है? ज्वालामुखी उद्गार, वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है तो सिर्फ ज़मीन का नुकसान ही नहीं होता है, सिर्फ ज़मीन ही नहीं उड़ती है धमाके के साथ, बल्कि उसके साथ लावा, बम्ब, चट्टानें, वॉल्केनिक बम बोलते हैं उसको, छोटा छोटा चट्टानें, चट्टानों के टुकड़े, कंकड़ पत्थर, गर्म लावा, राख, धुआं, ये सब वातावरण में फैलता है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, धूल, राख, धुआं, ये सब ज्वालामुखी के साथ वायुमंडल में जाता है और कई दिनों तक जाता है। बताया जाता है कि इटली में एक बार ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ तो कई हफ्तों तक इटली के प्रमुख शहरों पर राख ही बरसती रही। राख इतनी ऊंचाई तक चली गई वायुमंडल में कि कई दिनों तक वो बारिश की तरह बरसती रही। लोगों के घरों के आंगन में, छतों पर बरसती, लोग रोज साफ करते थे राख को। कई दिनों तक राख की बरसात होती रही ज्वालामुखी विस्फोट के बाद। प्रमुख ज्वालामुखी विस्फोट का नाम आपने सुना होगा, क्रोकोटोवा, 1827 में जिसका विस्फोट हुआ था। दुनिया में आज तक
बहुत से विस्फोट हुए हैं, लेकिन माना जाता है कि क्राकोटोवा का जो विस्फोट हुआ था उसकी ध्वनि आज तक पृथ्वी पर रिकॉर्ड की गई सबसे बड़ी या विशाल ध्वनियों में मानी जाती है। धमाका इतना ज़बरदस्त, इतना शोर, इतना आवाज़ हुई, बताया जाता है कि 5 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया तक वो आवाज़ सुनी गई। धमाका इंडोनेशिया में हुआ था और ऑस्ट्रेलिया तक उसकी आवाज़ को सुना गया था जब क्राकोटोवा विस्फोट हुआ। उस विस्फोट से भारी मात्रा में वायुमंडल में धूल, राख, धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्मा, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि का प्रसारण होता है, जो कि वायुमंडल में कुछ मिक्स हो जाती है और कुछ राख फिर धीरे धीरे जो फिजिकल और मैटर के रूप में होती है, पदार्थ के रूप में होती है, वो धीरे धीरे गिरती रहती है। तो ये प्राकृतिक सोर्स भी है, इनका हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम इन्हें नहीं रोक सकते। लेकिन माना जाता है कि जो प्राकृतिक सोर्स होते हैं वो एक शरीर पर लगी हुई खरोंच की तरह से होते हैं। खरोंच के लिए किसी उपचार की आवश्यकता नहीं होती है, खरोंच लगी ठीक है, थोड़ा सा मसला, और 2-4-5 दिन में खरोंच अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन जो मानव निर्मित प्रदूषक हैं वो घाव है, वो चोट है बड़ी, इसके इलाज की ज़रूरत होती है, इसके इलाज की ज़रूरत होती है और हमें इसका इलाज करना पड़ता है। प्राकृतिक स्रोतों में ज्वालामुखी तो है ही, इसके अलावा उल्का पिंड जो वायुमंडल से, अंतरिक्ष से आते हैं और वायुमंडल में मिक्स हो जाते हैं, जल जाते हैं, कुछ ज़मीन तक पहुंच पाते हैं, कुछ रास्ते में ही जलकर ख़त्म हो जाते हैं। कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, पुच्छल तारे जिन्हें हम कहते हैं उल्का पिंड, पुच्छल तारे, क्षुद्र ग्रह इत्यादि आते हैं और ये वायुमंडल में जल जाते हैं, वायुमंडल में मिक्स हो जाते हैं, कुछ पृथ्वी तक पहुंच पाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ये वायुमंडल में ही जलकर खाक हो जाते हैं और वायुमंडल में ही मिक्स हो जाते हैं। इनसे भी वायु प्रदूषण होता है, ये भी प्राकृतिक स्रोतों में आते हैं। कॉस्मिक कण कौन से होते हैं? अंतरिक्ष में बहुत से चुंबकीय तूफान भी आते रहते हैं, बहुत से दूसरे तूफान भी आते रहते हैं, बहुत से धूल कण भी घूमते रहते हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, कॉमेट्स हैं, ये घूमते रहते हैं। तो वो जो कण पृथ्वी के वायुमंडल में घुस जाते हैं, उन कणों से भी वायु प्रदूषण होता है, एयर पोल्यूशन होता है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसे हम प्राकृतिक सोर्सेज में मानेंगे। इनके अलावा सागरीय लवण, नमक, सागर का नमक हवा में कैसे आ गया? अगर आप समुद्र के तटीय इलाकों में गए हैं तो नम हवा के साथ लहरों में वह हवा के द्वारा समुद्र का नमकीन पानी उड़ करके वाष्पों के रूप में आसपास के वायुमंडल में छा जाता है और माना जाता है कि तटीय इलाके में रहने वाले लोगों के कांच, मकान, मशीनें, उपकरण, कपड़े, उन सब में इस लवण युक्त पानी का प्रभाव पड़ता है। तटीय इलाकों में जो लोग रहते हैं उन्हें पता है कि नमकीन पानी उड़कर भी आकर के हमारे कांच, मशीनें, कपड़े इत्यादि खराब करता है। वो एक प्रमुख वायु प्रदूषक के रूप में भी जाना जाता है सागरीय लवण। धरातलीय धूल, धरातल से बेहिसाब धूल उठती है, पहाड़ों से, सड़कों से, गांव से, रेगिस्तान से, आंधियों में, तूफानों में, चक्रवातों में बहुत मात्रा में धूल उड़ती है। ये सारी की सारी धूल वायुमंडल में जाकर के मिक्स हो जाती है, जो कि वायु प्रदूषण के लेवल को बढ़ाती है। कवक, जिसमें कि छोटे छोटे जीवाणु भी होते हैं, बैक्टीरिया, जब वायु में बैक्टीरिया फैल जाए तो जाहिर सी बात है वो भी वायु प्रदूषक होगा। आजकल तो अमेरिका और दूसरे देश इस तरह के बम तैयार कर रहे हैं कि किसी भी इलाके में बैक्टीरिया बम डाल दो और उसकी सारी की सारी वायु को प्रदूषित कर दो और लोग जो हैं वो सारे के सारे बिना किसी धमाके के मर जाएंगे। बैक्टीरिया मिक्स बम डाल दो, उससे भी वायु प्रदूषण होता है। फिर बैक्टीरिया के बाद वायरस। वायरस आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि वायरस किस तरह का प्रकोप ला सकता है, किस तरह का प्रदूषण ला सकता है। हवा में फैला हुआ वायरस
क्या कर सकता है, पूरी दुनिया को रोक सकता है। आपने 2020 में इसका अनुभव कर ही लिया है कि वायरस अगर हवा में फैल जाए तो उसका क्या अंजाम होता है, आपको घर से बाहर नहीं निकलने देगा। 2020 में 19 में आपने अनुभव किया था, कोविड-19 के टाइम पूरी दुनिया को बंद कर दिया था। लोगों की हिम्मत नहीं होती थी कि अपने घर से बाहर निकल जाएं बिना मास्क के। ज़रूरी काम होता था तो भी नहीं निकलते थे। इसका मतलब वायरस हवा में फैल गया और एक तरह का एयर पॉल्यूशन हो गया। वायरस बहुत ख़तरनाक है। इस तरह के वायरस फिर जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो तैयार कर रहे हैं वायरस बम, कि एक बम फेंक दो, उससे वायरस निकलेगा, पूरी की पूरी आबादी ख़त्म, सारी संपत्ति अपनी, नुकसान भी नहीं हुआ, बिल्डिंग का नुकसान भी नहीं हुआ, आग भी नहीं लगी, सारी चीज़ों पे हमने कब्जा कर लिया। तो वायरस बहुत ख़तरनाक होता है अगर वो हवा में फैल जाए तो ये सब क्या है, प्राकृतिक स्रोत हैं, इन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं करते हैं, सिवाय वायरस को छोड़ के, बैक्टीरिया को छोड़ के। अपने आप जो आते हैं वो फिर अपने आप चले भी जाते हैं। लेकिन दूसरा जो तरह का सोर्सेज हैं, जो कि ये सोर्स है मानव जनित प्रदूषण, सबसे महत्वपूर्ण ये है, इसको हम नियंत्रित भी कर सकते हैं और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हमारा हो सकता है, हुआ है, आगे भी होगा अगर हमने कंट्रोल नहीं किया। मानव अपनी मर्जी से वायु प्रदूषण कर देगा। हिरोशिमा नागासाकी में आपने देखा है, हालांकि वो रेडिएशन कैटेगरी में आता है, पर वायु प्रदूषण भी उससे बहुत ज़बरदस्त हुआ था और हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए थे। आज तक उसका परिणाम हम देख रहे हैं। वायु प्रदूषण बहुत ख़तरनाक चीज़ है, वो ख़ासकर वो जो मानव द्वारा बनाई जाती है या फैलाई जाती है। अब मानव जनित पॉल्यूशन में क्या क्या आता है? घरेलू ईंधन, घरों में जो इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं? कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, तेल। कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, तेल, ये सब जीवाश्म ईंधन है और जब इनका प्रयोग करते हैं तो पर्यावरण में भारी मात्रा में इसका नुकसान होता है। कोयले से धुआं, लकड़ी से धुआं, तेल से धुआं, पेट्रोल से धुआं, ये सब प्रमुख सोर्सेज हैं हमारे प्रदूषण के। जो ये ईंधन जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, पेट्रोल जला रहे हैं, पेट्रोल ने तो तबाही मचा रखी है, डीजल ने भारी मात्रा में प्रदूषण में इजाफा कर दिया है। मानव जनित है। कौन फैला रहा है ये सारी चीज़ें? मानव, अपनी गतिविधियों से। पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, लकड़ी है, हम इस्तेमाल कर, हम प्रदूषण फैला रहे हैं। इसका इलाज भी फिर हमको ही करना पड़ेगा, नुकसान भी हम ही को होगा। तो इसलिए इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि किस प्रकार के प्रदूषण होते हैं। वाहनों द्वारा, अब ये सारी जो चीज़ें ऊपर ईंधन है, ईंधन कोयला घर में इस्तेमाल हो रहा है, लकड़ी इस्तेमाल हो रही है, पेट्रोल गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, तेल गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके अलावा ये जो चीज़ें हैं, परिवहन के जो साधन हैं, इनमें भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। इनमें भी हम लोग जो हैं वो पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुराने ज़माने में तो जो रेलवे इंजन होते थे, उन रेलवे इंजनों में कोयला से चलते थे, वो कोयले से जब चलते थे तो भारी मात्रा में धुआं उत्पन्न करते थे, उससे भी बहुत भारी मात्रा में प्रदूषण होता था। कोयले से इन चलने वाले इंजन अब धीरे धीरे कम हो गए हैं, लेकिन पहले काफ़ी समय तक कोयले से चलने वाले इंजन प्रचलन में थे। अब भी कोई अधिक विकसित एरियाज़ नहीं है, जैसे पहाड़ी एरियाज़ या मरुस्थलीय एरियाज़ या कुछ पिछड़े हुए देश हैं, वहाँ अब भी कोयले से चलने वाले इंजन काम कर रहे हैं, जो कि प्रदूषण का प्रमुख कारण बनते हैं। सड़क, रेल, जल, वायु मार्ग, तीनों ही प्रकार के, चारों ही प्रकार के जो साधन हैं परिवहन के, चाहे वो वायु हो, हवाई जहाज़ भारी मात्रा में प्रदूषक तत्वों को फैलाता है, पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा उसमें इस्तेमाल होता है। सड़क मार्ग में गाड़ियाँ दौड़ ही रही हैं, लगातार गाड़ियों की मात्रा में इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है,
और लगातार पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। हालांकि हम इंजनों में सुधार कर रहे हैं, पर फिर भी प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। सड़क मार्ग, रेल मार्ग में प्रदूषक तत्व आ रहे हैं। तो ये सब परिवहन के साधन और वाहनों के साधन जो हैं, वाहनों द्वारा जो है बहुत भारी मात्रा में प्रदूषण फैलाया जा रहा है। और जगह जगह पर आप देखेंगे पुलिस ने, परिवहन विभाग ने भी इसीलिए सभी परिवहनों के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट या प्रदूषण प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया कि आप सड़क पर गाड़ी लाते हो तो पहले अपनी पॉल्यूशन चेक करो, और पॉल्यूशन चेक करके सर्टिफाइड करो कि मेरी गाड़ी प्रदूषण नहीं फैला रही है, तब उसको सड़क पर लेकर के आओ। तो इतना खतरनाक है कि अब तो परिवहन विभाग ने भी प्रमाण पत्र मांगने शुरू कर दिए हैं। अगर आपके पास प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं है तो वाहनों का चालान कर दिया जाएगा, आपकी गाड़ी जो है वो चलने लायक नहीं है। कुछ साल के बाद गाड़ियों को बैन कर दिया जाता है कि ये गाड़ियां यहाँ नहीं चल सकती, जैसे दिल्ली हुआ, जयपुर हुआ, बड़े शहरों में कुछ वर्षों के बाद गाड़ियां नहीं चल पाएंगी क्योंकि उनके इंजन से ज़्यादा प्रदूषक तत्व तो निकलते हैं। वाहन बहुत खतरनाक सोर्स हैं एयर पोल्यूशन का। इसके अलावा कारखाने, खदानें, नगरीय अपशिष्ट, कारखानों से बहुत ज़बरदस्त प्रदूषण होता है। पर मुख्य जो प्रदूषण है वो कारखानों से ही निकलता है। कारखानों से निकलने वाला धुआं, चिमनियों के माध्यम से निकलने वाले सोर्सेस जो तत्व हैं, उनसे भारी मात्रा में प्रदूषण होता है। आपको याद होगा कि भारत में ताजमहल काला पड़ने लग गया था। ताजमहल काला क्यों पड़ने लगा था? क्योंकि आगरा में इतना ज़्यादा औद्योगिक प्रदूषण हो गया था, कारखानों ने इतना ज़्यादा प्रदूषण कर दिया था कि हवा से पोल्यूशन के कारण ताजमहल का वाइट मार्बल, सफ़ेद मार्बल धीरे धीरे काला पड़ने लग गया था। जब इस समस्या के बारे में जानकारी हुई, पता लगा, अध्ययन किया गया, रिसर्च हुई, तो उसके लिए उद्योगों को जिम्मेदार माना गया। और आज की डेट में फिर सरकार ने आदेश निकालकर ताजमहल के आसपास में सारे बड़े कारखाने जो प्रदूषण पैदा करते थे उनको वहाँ से हटाने के आदेश दे दिए गए और वहाँ से कई किलोमीटर दूर भेज दिया गया उनको कि वहाँ लगाओ। और गाड़ियों के ताजमहल के आसपास जो डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहन थे उन पर भी पाबंदी लगाई। अब पब्लिक परिवहन जो है ताजमहल के आसपास इलेक्ट्रिक व्हीकल से होता है और उद्योगों को वहाँ से शिफ्ट कर दिया, क्योंकि उद्योग वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण थे और जिसकी वजह से ताजमहल काला पड़ना शुरू हो गया था। और जगह जगह पर इन चिमनियों के कारण, उद्योगों के कारण वायु प्रदूषण हो रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है। और पूरे विश्व में इंडस्ट्रीज सबसे बड़ा सोर्स है वायु प्रदूषण का। खदानें, मिट्टी निकलती है, धूल उड़ती है, नगरीय अपशिष्ट, कूड़ा कचरा बाहर पड़ा रहता है, वो सीधा रूप में वायु को प्रदूषित करता है, चाहे बैड स्मेल के रूप में हो, चाहे बदबू के रूप में हो, हमारी वायु प्रदूषित होती है। उससे हमारी लाइफ इफेक्ट होती है, हम में कई बीमारियां पैदा होती हैं। तो बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं वायु प्रदूषण। इन कारणों से जो होता है, परमाणु संयंत्र, चेरनोबिल की घटना आप सब जानते हैं, रशिया में परमाणु संयंत्र है, रेडिएशन हो गया, गैस लीक हो गई और कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। गैस रिसाव होने से भारी नुकसान पर्यावरण का हुआ और उस इलाके में इतनी ज़्यादा मृत्यु हुई, इतना ज़्यादा वायु खराब हुई कि आज तक हम उसका उदाहरण दे रहे हैं। फिर कृषि कार्यों में रासायनिक और अन्य कीटनाशकों का उपयोग, जैसे जैसे हम विकसित होते जा रहे हैं, हम ज़मीन का मैक्सिमम लाभ लेना चाहते हैं। जब मैक्सिमम लाभ ले रहे हैं उसके लिए खाद भी डालेंगे, दवाइयाँ भी डालेंगे, कीटनाशक भी डालेंगे। अब तो डीडीटी पे बैन आ गया। डीडीटी एक बार छिड़क दी जाती थी तो वो मिट्टी में कई साल तक पड़ी रहती थी, 10-15 साल तक उसका असर नहीं जाता था। अब खैर बैन हो गया, लेकिन फिर भी जो दवाइयाँ आ रही हैं उन दवाइयों से एयर पॉल्यूशन तो होता ही होता है। इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है कि कई बार तो जो व्यक्ति जिस फसल पे, अपनी फसल पे दवाई छिड़क रहा है, वो फसल पर दवाई छिड़कते छिड़कते उसी खेत में बेहोश हो जाता है। वायु प्रदूषण, उसका असर इतना ज़्यादा होता है हवा में, वो सांस के द्वारा उसके अंदर जाती है और खुद बेहोश हो जाता है। इतनी खतरनाक दवाई है कि वो खुद सूंघ करके और खुद ही बेहोश हो जाता है। तो ये जो रसायन हैं, केमिकल हैं, फर्टिलाइज़र हैं,
कीटनाशकों का उपयोग है, इनसे भी भारी मात्रा में वायु प्रदूषण होता है। इनके अलावा एसी, फ्रिज, सेंट, डिओड्रेंट हम लोग लगाते हैं, खुशबू लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, फ्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं, एसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, हमारी ज़रूरत है, लेकिन इनसे भी वायु प्रदूषण होता है। और इनसे जो ख़ास तौर पे CFC गैस है, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उनका बहुत ज़्यादा रिसाव होता है, फैलाव होता है, और जो कि प्रमुख कारण बनती हैं एयर पोल्यूशन का। औद्योगिक क्रांति आपको पता है यूरोप में आई थी। 1760 से लेकर 1980 के बीच में लगभग 13% कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि दर्ज की गई औद्योगिक काल के दौरान, औद्योगिक क्रांति के दौरान। यूरोप की प्रमुख क्रांतियों में है औद्योगिक क्रांति। और जब औद्योगिक क्रांति हुई तो वहाँ के बाद इस काल में 1760 से लेकर 1980 के बीच में लगभग 13% वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड में दर्ज की गई। और वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड में होना, पहले ही जिक्र कर चुके हैं, बहुत ही खतरनाक है। पिछले 42 सालों में, 42 ईयर्स में 20% वृद्धि हो चुकी है कार्बन डाइऑक्साइड में, 20%। अभी तो इसकी मात्रा 0.03% है। अगर ये बढ़ती गई तो ताप भी बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगी, और बर्फ पिघलेगी तो तटीय क्षेत्रों में रहने वाले क्षेत्र डूब जाएंगे, रहने वाले लोग डूब जाएंगे, रहने वाले बड़े शहर डूब जाएंगे। सबसे ज़्यादा खतरा मालदीव्स को है, जो कि बिल्कुल समुद्र तल के साथ लगा हुआ है, उसका सी लेवल भी बहुत कम है। हमारा बांग्लादेश डूब जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेश का हिस्सा डूब जाएगा। हमारे बहुत बड़े शहर मुंबई जैसे, कलकत्ता जैसे, चेन्नई जैसे शहर हैं, उनका बहुत बड़ा हिस्सा डूब सकता है अगर ग्लोबल वार्मिंग और इस समुद्र तल के लेवल में बढ़ोतरी हुई तो इसलिए चिंता का विषय है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में लगातार वृद्धि होना। पिछले 42 साल में लगभग 20% तक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि दर्ज की गई है। 2030-2050 तक माना जा सकता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वर्तमान में है उसका डबल हो जाए। जिस तरह से विकास हो रहा है, जिस तरह से उद्योग चल रहे हैं, जिस तरह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह से वाहनों की संख्या बढ़ रही है, माना जा सकता है कि 2050 तक कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूद मात्रा का डबल हो जाए। यानी समस्याएं आगे जाकर के और विराट होने वाली हैं और विकराल होने वाली हैं। तो इसलिए इनकी चिंता हमें अभी करनी है। तो इसी को और आगे चलते हैं। अब जो वायु प्रदूषक के सोर्सेज हमने देखे, अब प्रदूषक क्या हैं, इसके कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं जो हमको ज़्यादा नुकसान करते हैं। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत खतरनाक गैस है, जीवाश्मों से निकलती है, जीवाश्मी ईंधन से निकलती है, कोयला, तेल, डीजल, और माना जाता है कि 50% तक वायु को प्रदूषण करने के पीछे इसी अकेली गैस का हाथ है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में माना जाता है कि अगर आप किसी बंद कमरे में हैं और वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड फैल रही है तो आपका दम भी घुट सकता है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इतनी खतरनाक इस गैस को माना जाता है। दम घुटने से इसकी मृत्यु भी हो सकती है इस गैस की वजह से। तो दुनिया की सबसे खतरनाक गैसेस में ये कार्बन मोनोऑक्साइड आती है, जो कि गाड़ियों से निकलती है, जीवाश्म ईंधन से निकलती है। तो इससे भी हमको बचाव करना ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, जिसकी मात्रा में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड 1760 से लेकर के और 2022 तक के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि इसमें 31% तक वृद्धि दर्ज कर ली गई है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पहले भी हमने देखा
कि पहले 13% थी, उसके बाद 42 पिछले 42 सालों में 22% हुई, और उसके बाद फिर आगे चलते चलते 31% तक की वृद्धि इसमें दर्ज कर ली गई है, और 2050 तक अनुमान है कि ये डबल ना हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि। और जब कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होगी तो नेचुरली ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ग्रीन हाउस का प्रमुख कारण कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि प्रदूषक तत्वों को बढ़ाती है। दूसरा प्रदूषक है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में कहा जाता है कि ये सामान्यतः प्राकृतिक गैस नहीं है, लेबोरेटरी में मानव द्वारा विकसित की गई गैस है, इसलिए इसका नुकसान भी ज़्यादा है। ये प्रकृति में मिक्स नहीं होती है और कई साल तक वायुमंडल में इधर उधर घूमती रहती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन शामिल हैं। जितनी भी स्प्रे वाली चीज़ें होती हैं उनमें CFC प्रमुख है, जिसमें AC, फ्रिज इत्यादि या अग्निरोधक यंत्र होते हैं, जो आग बुझाने वाले यंत्र, अर्थात जितनी भी स्प्रे वाली चीज़ें होंगी जो स्प्रे से बाहर निकलती हैं, प्रेशर से बाहर निकलती हैं। जैसे हमारा डिओड्रेंट है, सेंट है, हम प्रेशर से बाहर निकालते हैं। हमारा जो शेविंग फोम है प्रेशर से बाहर निकलती है। तो जितनी भी प्रेशर वाली चीज़ें होंगी उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत CFC का उपयोग होगा, उनमें से CFC का रिसाव होगा। तो CFC बहुत ही खतरनाक गैस है, मानव निर्मित गैसेस में आती है, और CFC वही गैस है जिसने ओजोन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने का काम CFC ने किया है। और CFC का हम उत्पादन अगर देखें तो USA जो है, अमेरिका जो है, वह CFC का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहा है। माना जाता है कि अकेला अमेरिका दुनिया की 30% के आसपास CFC का प्रोडक्शन करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रोडक्शन करता है, जो कि सीधे रूप में ओजोन के डिप्लेशन के लिए जिम्मेदार है CFC। तो CFC भी बहुत खतरनाक प्रदूषक है, इस पर भी कंट्रोल किया जाना चाहिए। इस पर रिसर्च चल रही है और कोशिश की जा रही है कि जिन उत्पादकों में CFC का इस्तेमाल होता है उनमें कोई और चीज़ डाल करके CFC का प्रयोग और उपयोग कम किया जा सके। फिर मीथेन गैस, मीथेन का जिक्र किया। मीथेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा खतरनाक गैस है, कई गुना ज़्यादा खतरनाक गैस है। इसका प्रमुख सोर्सेज जो है मवेशी जो मल त्यागते हैं, गाय का गोबर, गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, उनके मल में भारी मात्रा में मीथेन गैस होती है। इसका हम उपयोग भी कर सकते हैं, गोबर गैस प्लांट लगाते हैं तो उसका उपयोग करते हैं। मीथेन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है और ये जीवाश्म ईंधन में भी होती है, कोयले से बहुत निकलती है। धान की जो फसलें होती हैं, खेत, जब धान की फसल लगाते हैं वहाँ से भी मीथेन गैस का बहुत रिसाव होता है। मवेशियों का तभी हमने जिक्र किया है कि सबसे बड़ा सोर्स जो है वो मवेशी हैं, जहाँ से मीथेन का रिसाव होता है और बड़ी खतरनाक गैस है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड आपको पता है कि एक खतरनाक गैस है, चिमनियों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से, अन्य प्रदूषक जो धुएं होते हैं वहाँ से निकल करके सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में चली जाती है और वायुमंडल में ये रिएक्शन करके, केमिकल रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड में परिवर्तित हो जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो वर्षा की बूंदों में मिल करके और पृथ्वी पर गिरता है, जो कि एसिड रेन के रूप में गिरता है। ताजमहल पर भी एसिड रेन के कारण उसका बहुत नुकसान हुआ था। कानपुर में एसिड रेन हुई, दिल्ली में एसिड रेन हुई, यूरोप में कई बार एसिड रेन हो रखी है। और पृथ्वी सबकी है, पृथ्वी एक है, ऐसा नहीं है कि एक जगह का नुकसान दूसरी जगह पर नहीं होगा। यूरोप में जो उद्योग हैं उनसे बहुत भारी मात्रा में धुआं निकलता है, उनसे बहुत भारी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड पैदा होता है, लेकिन उनके द्वारा जो उत्पन्न किया हुआ धुआं है उससे
एसिड रेन चीन में हो रही है जाके, इंडस्ट्री किसी की, धुआं कोई निकाल रहा है, नुकसान किसी और को हो रहा है। तो इसलिए जो है सल्फ्यूरिक एसिड बहुत खतरनाक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को भी दूर के प्रभाव जो हैं वो भी बहुत खतरनाक होते हैं। फिर इनका प्रभाव क्या है, वायु प्रदूषण के प्रभाव क्या है? सीएफसी का प्रभाव आपको दिखाया, ओजोन पर बहुत ज़बरदस्त नुकसान है। ओजोन का डिप्लेशन की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा सीएफसी पर आती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर आती है, कि जो जाकर एंटार्क्टिका में उस छेद को बड़ा कर रही है। ग्रीन हाउसेज गैसेज बढ़ रही हैं प्रदूषण की वजह से। वायु प्रदूषण उसका प्रमुख कारण है कि ग्रीन हाउस गैसेज में बढ़ोतरी हो रही है और पूरी पृथ्वी को एक ग्रीन हाउस में कन्वर्ट कर रहा है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग पैदा हो रही है और पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है। यहाँ ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर पृथ्वी का औसत तापमान 2 या 3 डिग्री बढ़ गया तो पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगी, पृथ्वी बर्बाद हो जाएगी। सिर्फ 2 या 3 डिग्री औसत तापमान। इसलिए हमको इन चीज़ों पर ध्यान देना है कि इन चीज़ों से बचा जा सके, सीएफसी पृथ्वी को ग्रीन हाउस होने से बचाया जा सके, एयर पोल्यूशन को रोककर। आजकल बहुत चल रहा है स्मॉग। स्मॉग जो है वो 2 शब्दों से बनकर मिली है, स्मोक और फॉग। धुआं जब सर्दियों में नीचे बैठ जाता है तो वो वातावरण में एक धुंध पैदा करता है जिसे स्मॉग कहते हैं। इसको हम इंडस्ट्रियल फॉग भी कहते हैं। और दिल्ली और उत्तरी भारत में जो आजकल धुआं दिख रहा है, सर्दियों में खास तौर पे दिख रहा है, वो धुआं स्मॉग है। धुंध तो जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं तब आती है, लेकिन हल्की हल्की सर्दी में स्मॉग आना प्रारंभ कर जाती है। स्मॉग इतनी खतरनाक होती है कि दिल्ली के स्कूलों को बंद कर दिया गया है, छोटे बच्चों को अपने घरों में ही रहने के लिए कहा गया है। क्यों? क्योंकि दिल्ली पे स्मॉग छाई हुई है। और स्मॉग का कारण क्या है? एयर प्रदूषण, वायु प्रदूषण। दिल्ली की सबसे बड़ी समस्याओं में वायु प्रदूषण है। सरकारें हिल जाती हैं इस एक शब्द से, वायु प्रदूषण या स्मॉग। तो स्मॉग जो है वो प्रदूषण की वजह से होने वाली धुंध है। एसिड रेन आपको बताया, प्रदूषक तत्व जो है उनके वायुमंडल में होने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ऊपर जाती हैं, वहाँ पर वो रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में तब्दील होती हैं और पानी की बूंदों के साथ वो पृथ्वी पर गिरती हैं, तो एसिड रेन होती है। भारत में कई बार हो चुकी है, आगरा में कई बार हो चुकी है, यूरोप में लंदन में होती रहती है। कारण वायु प्रदूषण। ओजोन का डिप्लेशन, आपको पता ही है कि ओजोन की परत का धीरे धीरे ह्रास हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है, नुकसान हो रहा है। कहाँ? एंटार्क्टिका के ऊपर। और कारण ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का कारण एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन पूरी पृथ्वी के वातावरण को प्रभावित कर रही है। अगर हम इसके मानव पर प्रभाव की बात करें तो बहुत सी बीमारियां मानव को आती हैं। दमा, घुटन, त्वचा की बीमारियां, इरिटेशन, सर दर्द, पागलपन, आंखों में कमजोरी आना, ये सब आते हैं। अगर आप प्रदूषित एरिया में जाओगे तो आपका सिर दर्द, आंखों से पानी आना, नाक से पानी आना, चिड़चिड़ापन, पागलपन, नर्वस सिस्टम पे अटैक करना, ये सब एक ही प्रदूषक करता है, वो है वायु प्रदूषण। तो मानव शरीर पर भी इसका असर बहुत ज़्यादा होता है। जिनको दिल की बीमारी है, जिनको सांस की प्रॉब्लम है, उनको कहा जाता है कि आप कृपया प्रदूषित इलाकों में न जाएं। भोपाल की घटना आपने सुनी है, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ, कई लोग मारे गए, एयर पोल्यूशन थी। चेरनोबिल की घटना आपने सुनी, रेडिएशन हो गया था, काफ़ी लोग मारे गए थे। जापान में हिरोशिमा नागासाकी के अलावा सड़कों पर जो है बहुत भारी मात्रा में धुआं फैला हुआ है। तो ये सब चीज़ें मिला करके हमारी पृथ्वी और मानव को प्रभावित करती हैं। अब सवाल ये है कि इनसे निजात कैसे पाई जाए, इनको नियंत्रित कैसे किया जाए, वायु प्रदूषण को नियंत्रित किस प्रकार से किया जाए। कई तरीके हो सकते हैं। हम सीएफसी को नियंत्रित करें। अभी हमने जिक्र किया था कि जो स्प्रे वाली चीज़ें हैं जिन पर कि सीएफसी का हम प्रयोग कर रहे हैं, उनको रिसर्च करके, कंट्रोल करके और सीएफसी वाली चीज़ों को धीरे धीरे कम किया जाए। जैसे दिल्ली में एक कोशिश की गई सीएनजी का इस्तेमाल करके, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस,
गाड़ियों में पेट्रोल हटा करके सीएनजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि काफ़ी फर्क पड़ा और पोल्यूशन लेवल काफ़ी डाउन आ गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आजकल चल रहे हैं जिनके कहा जाता है कि ज़ीरो प्रदूषण होता है। जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो धुआं नहीं निकलेगा, धुआं नहीं निकलेगा तो प्रदूषण कम होगा। तो अब धीरे धीरे जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडस्ट्री जो है, बिजली से चलने वाले जो वाहन हैं उनकी मात्रा में वृद्धि हो रही है। इसके साथ साथ फिर हम आगे देखते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो चिमनियां हैं, जो प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है, उनकी चिमनियों पर फिल्टर लगने चाहिए। हालांकि नियम है, इंडस्ट्रीज़ सर्टिफिकेट भी भर के देती हैं, लगाती भी हैं कुछ इंडस्ट्रीज़, लेकिन हो सकता है कि जब बाद में एक बार ख़राब होने के बाद उसे दोबारा ठीक या रिपेयर नहीं कराया जाता, क्योंकि थोड़ा खर्चा होता होगा, और इसलिए वो चिमनी लगी हुई हैं पर ख़राब हैं, जिससे कि सारी की सारी जहरीली हवाएं चिमनी से निकल करके वायुमंडल में फैल रही हैं। तो चिमनियों पर, इंडस्ट्री पर चिमनी लगा करके इसका काम किया जा सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े शहरों में, दफ्तरों में, स्कूलों में, कॉलेजों में अगर एक रूट से कोई ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं तो उसमें बसेस लगा दी जाएं कॉलेज की तरफ से या प्रशासन की तरफ से। तो वो जो 10 मोटरसाइकिल पे आने थे, 10 कारों पे अलग अलग लोग आने थे, वो एक साथ बैठकर आ सकते हैं। तो 10 कारों का, 10 मोटरसाइकिल्स का द्वारा फैलाया जाने वाला पोल्यूशन कम हो जाएगा। जितना ज़्यादा हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा पोल्यूशन से निपटने में हमें सहायता मिलेगी। दिल्ली में फिर इसके प्रयोग चल रहे हैं, जैसे मेट्रो है, लो फ्लोर बसें हैं, अलग अलग श्रेणी की बसें हैं, ए क्लास बसें हैं जो हायर सोसाइटी के लिए हैं, दूसरी भी हैं, लोकल ट्रेन्स भी चल रही हैं। तो जितना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा हम पोल्यूशन से लड़ने में सहायक होंगे। फिर एक और इम्पोर्टेंट, जन जागरूकता। सबसे बड़ी बात है, हमें पता होना चाहिए कि समस्या क्या है। अगर हमें पता है तो हम दूसरे 10 लोगों को बताएं कि समस्या क्या है। 10 लोग आगे 10 लोगों को बताएं कि समस्या क्या है। जब समस्या का ही नहीं पता है तो उसका इलाज कैसे होगा। हमारे ये टॉपिक्स, हमारी ये क्लास, इनका उद्देश्य भी यही है कि हम कम से कम इन समस्याओं पर चर्चा करें, इन पर बात करें। बात होगी तो बात आगे फैलेगी, और हम जो बात कर रहे हैं उसको आगे प्रसार करना ही जन जागरूकता है। लोगों को इन टॉपिक्स के बारे में पता लगता रहे, इनके बारे में जानकारी मिलती रहे, यही हमारा प्रयास है। जितने लोग इस समस्या को जितना जानेंगे उतना ही हमें इससे लड़ने में सहायता मिलेगी। जिसको मालूम ही नहीं है कि वायु प्रदूषण से नुकसान क्या है, वो तो वायु प्रदूषण फैलाएगा। जिसको पता है कि वायु प्रदूषण से क्या नुकसान है, उसके हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकते हैं, हमारे बच्चों पे हो सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों पे हो सकते हैं, पृथ्वी पर हो सकते हैं, वो कोशिश करेगा कम से कम वायु प्रदूषण करने की। तो जागरूकता बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। फिर अगला टॉपिक है वृक्षारोपण का। आपको पता है कि एक पेड़ जो है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। एक पेड़ 100 पुत्रों के बराबर होता है, हमारे वेदों में भी कहा गया है। पेड़ की बहुत ज़बरदस्त ताकत होती है कि वो सभी प्रदूषक तत्वों को खींच लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को खींच करके, और ऑक्सीजन सप्लाई करता है। अगर हम जगह जगह ग्रीन कर दें, इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी का 33% भाग हरा होगा तो हम प्रत्येक प्रकार के प्रदूषण से निपट सकते हैं। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि इस पृथ्वी को हरा करें, इस पृथ्वी को हरा भरा रहने दें, पेड़ ना काटें, बल्कि जहाँ तक संभव हो पेड़ लगाएं। अगर इस धरातल पर पेड़ होंगे तो वो किसी भी तरह के प्रदूषण से निपट सकती है। दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही। आज हमने देखा एयर पोल्यूशन। अगली क्लास में हम बाकी के प्रदूषणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।